मैं फंस गई हूँ ब्रो, मैं फंस गई हूँ, तुम शादी मत करना। सोचिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज नहीं है, ये एक बेहद खौफनाक और हताश पुकार है। 33 साल की पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा ने अपनी दुखद मौत से बस कुछ ही समय पहले अपने एक दोस्त को ये मैसेज भेजा था। इसे सुनकर ही समझ आता है कि वो उस वक्त कितनी बेबस और अकेली महसूस कर रही थीं। एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट महिला जिसकी शादी को बमुश्किल 5 महीने ही हुए थे, वो अचानक इस मोड़ पर कैसे आ गईं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को समझेंगे। इस चर्चा में हम इस पूरे केस की एकदम शुरुआत से लेकर अब तक की क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन पर बात करेंगे। हम उन सभी सबूतों, दावों और तारीखों को सामने रखेंगे जो जांच और मीडिया रिपोर्ट से निकल कर आए हैं, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर उन 5 महीनों में क्या-क्या हुआ जिसने एक उभरती हुई जिंदगी को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, ट्विशा का बैकग्राउंड और उनकी अरेंज्ड मैरिज। अक्सर ऐसी घटनाओं में लोग मान लेते हैं कि शायद पीड़ित बेबस होगी या पढ़ी लिखी नहीं होगी, लेकिन ट्विशा का केस इस धारणा को एकदम तोड़ देता है। इस मैक्रो टाइमलाइन को देखिए। नोएडा की रहने वाली ट्विशा एक MBA ग्रेजुएट थी और 2012 में मिस पुणे भी रह चुकी थी। काफ़ी इंडिपेंडेंट थी वो। फिर दिसंबर 2025 में एक ऑनलाइन मैचमेकिंग वेबसाइट के जरिए उनकी अरेंज्ड मैरिज तय होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन शादी के ठीक 5 महीने बाद मई 2026 में उनकी मौत हो जाती है। ये टाइमलाइन ही इस केस का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन 5 महीनों में ऐसा क्या बदल गया। उनके ससुराल वालों का बैकग्राउंड भी देखना होगा। ट्विशा की शादी भोपाल के एक परिवार में हुई थी। उनके पति समर सिंह एक क्रिमिनल लॉयर हैं और उनकी सास गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्विशा का अपना भाई इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर है। अब जाहिर सी बात है, ट्विशा के इस फौजी परिवार को लगा था कि जब वो अपनी बेटी का हाथ कानून के जानकारों के इतने नामी परिवार में दे रहे हैं तो वो वहां बिल्कुल सेफ रहेगी। अब आते हैं भाग 2 पर, वो 5 महीने जिनमें हालात तेजी से बिगड़ने लगे। शादी के बाद का शुरुआती समय आमतौर पर तालमेल बिठाने का होता है ना? लेकिन दिसंबर 2025 के बाद से चीजें बहुत ही अलग और चिंताजनक दिशा में जाने लगीं। ट्विशा के परिवार का दावा है कि ससुराल में उन्हें बार बार नीचा दिखाया गया। ये एहसास कराया गया कि उनका स्टेटस उनके ससुराल वालों के बराबर नहीं है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही। परिवार का आरोप है कि ट्विशा पर करीब 20 लाख रुपए के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स अपने पति के नाम पर ट्रांसफर करने का भारी दबाव डाला गया। और सबसे हैरान करने वाला आरोप यह है कि इस भयंकर मानसिक प्रताड़ना के बीच उन पर दबाव डालकर एक जबरदस्त गर्भपात भी कराया गया। और ये प्रताड़ना तब अपनी सारी हदें पार कर गई जब ट्विशा से एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उनके भेजे गए मैसेजेस से पता चलता है कि उन्होंने लिखा था, मेरा पति मुझसे पूछ रहा है कि ये किसका बच्चा है। जरा सोचिए, एक पत्नी के लिए अपने ही घर में अपने अजन्मे बच्चे की पैटर्निटी पर सवाल उठना कितना बड़ा आघात हो सकता है। इसी वजह से वो लगातार अपने दोस्तों और परिवार से अपनी परेशानी शेयर कर रही थी। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, उस आखिरी दिन की टाइमलाइन। अब हम इस विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। उस दिन के घटनाक्रम को जरा ध्यान से देखिए। ट्विशा ने बाकायदा भोपाल से नोएडा अपने घर वापस लौटने के लिए ट्रेन की टिकट बुक की। उसने अपनी मां को फोन किया और रोते हुए खुद को वहां से निकाल लेने की गुहार लगाई। फोन पर बात चल ही रही थी कि अचानक कमरे में कोई आता है और कॉल कट जाती है। इसके ठीक 30 मिनट बाद उसी घर से ट्विशा की सास का उनकी मां को फोन आता है और वो खबर देती हैं कि ट्विशा अब नहीं रही। मतलब सिर्फ आधे घंटे के अंदर घर जाने की टिकट बुक करने वाली एक महिला की अचानक मौत हो जाती है। अपनी मां को किए गए उस आखिरी फोन कॉल को अगर हम याद करें तो साफ समझ आता है कि वो कितनी बेबस थीं। उनके शब्द थे, ये सब कुछ मैं नहीं सहन कर पा रही हूं, मैं पागल हो जाऊंगी, प्लीज प्लीज मम्मी मुझे यहां से ले चलो। ये शब्द चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो उस घर से बाहर निकलना चाहती थीं, वो बचना चाहती थीं, वो लड़ रही थीं अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो ये लड़ाई हार गई। चलिए अब देखते हैं भाग 4, पोस्टमार्टम और गायब सबूत। अब बात करते हैं उन फिजिकल एविडेंस की जो पीछे छूट गए हैं, क्योंकि जब हम मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं तो ससुराल वालों की बनाई गई कहानी पर तुरंत कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक तरफ बाईं ओर देखिए, ससुराल वालों के दावे हैं कि ट्विशा ने आत्महत्या की, उन्हें नशे की लत थी और उनके अफेयर्स थे। परिवार इसे साफ तौर पर कैरेक्टर असैसिनेशन बता रहा है। और दूसरी तरफ दाईं ओर एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम और लैब रिपोर्ट्स की सच्चाई है। रिपोर्ट में शरीर में किसी भी तरह के ड्रग्स या जहर का कोई नामो निशान नहीं मिला और मौत का कारण भले ही फांसी बताया गया हो, लेकिन रिपोर्ट में शरीर पर मौत से पहले की गंभीर चोटें और किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान साफ तौर पर दर्ज हैं।
इसके अलावा शुरुआती पुलिस जांच में कुछ ऐसी खामियां सामने आईं जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। पहली बात, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दूसरी और सबसे बड़ी बात, जिस बेल्ट या फंदे से कथित तौर पर फांसी लगाई गई थी वो घटनास्थल से ही गायब था। और तो और इस संदिग्ध फंदे को शुरुआत में फोरेंसिक जांच के लिए भी नहीं भेजा गया। अब ये सिर्फ पुलिस की लापरवाही थी या किसी रसूख का असर? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। अब आते हैं भाग 5 पर, वर्तमान कानूनी स्थिति और परिवार की मांगें। मौत के कई दिन बीत जाने के बाद भी ये मामला एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई बना हुआ है। शुरुआती टाल-मटोल के बाद जब मीडिया का भारी दबाव पड़ा और सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाई, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन इतनी सख्त एफआईआर के बावजूद असल में जमीनी हकीकत क्या है? रिटायर्ड जज सास को उनकी उम्र का हवाला देकर अदालत से जमानत मिल गई है और दूसरी तरफ उनका बेटा, जो एक क्रिमिनल लॉयर है और इस केस में मुख्य आरोपी है, वो इस वक्त पुलिस की पकड़ से बिल्कुल बाहर है, यानी फरार है। अगर कोई अपराध नहीं हुआ था तो कानून के एक जानकार का इस तरह कानून से ही भागना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। इस बीच भोपाल में आरोपियों के रसूख को देखते हुए ट्विशा के परिवार को डर सता रहा है। उन्होंने ट्विशा का शव मॉर्चुरी में ही रखा हुआ है और अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया है। उनकी 3 बड़ी मांगें हैं। पहली, इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं। दूसरी, दिल्ली एम्स में दोबारा से निष्पक्ष पोस्टमार्टम करवाया जाए। और तीसरी, इस पूरे ट्रायल को मध्य प्रदेश से बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि किसी भी तरह के पावर या रसूख का इस्तेमाल ना हो सके। आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ एक महिला की मौत तक सीमित नहीं है, ये हमारे सिस्टम का एक बड़ा टेस्ट है। सोचने वाली बात यह है कि जब आरोपी खुद कानून के इतने बड़े जानकार हों, तो क्या सच्चा न्याय उनके रसूख की ढाल को तोड़ पाएगा? क्या कानून सबके लिए एक समान रूप से लागू होगा? इस केस में आगे क्या होता है, इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ट्विशा के लिए नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।